Hey everyone. So today we will talk about constitutional, statutory and quasi जुडिशियल बॉडीज़। और उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2022 के लिए, बिकॉज इस बार 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जो इम्पोर्टेंस हमें जाननी चाहिए। और जितने भी करंट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन हुआ और ये सारी चीज़ें, तो वो चांसेस होते हैं उसके बारे में। तो आपको फंक्शंस, आपको उसके आर्टिकल्स अच्छे से याद करने होंगे, ताकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को लेके बहुत न्यूज़ आई हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था कि आपको टेरिटरी डिसाइड करनी है, तो उसकी वजह से न्यूज़ में था। तो आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो फॉर श्योर आपने देखी भी होगा। PT 365 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके करंट अफेयर को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें जो भी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसमें जितना भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ अपने रिविजन के साथ, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको कर पाऊँ। और आप मेरे साथ रिवाइज भी कर सकते हो। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। 2023 की मैंने स्ट्रैटेजी भी शेयर की है कि आपको बिना कोचिंग के आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। सो यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑल्सो एंड प्लीज़ कनेक्ट विद मी। और आप अगर चैनल से कनेक्ट होना चाहते हो, वीडियोस कंटिन्यूसली देखना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर संवैधानिक निकाय और वैधानिक निकाय में क्या अंतर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो होती है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब ड्राफ्ट तैयार किया था और प्रॉपर जो इनिशियल जो बेस था या फिर जो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, उसमें जो बॉडीज ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, चाहे वो UPSC ले लो, इलेक्शन कमीशन ले लो, फाइनेंस कमीशन है, NCBC, NCST, और अभी जो है NCBC को भी इंक्लूड कर लिया गया है 100 एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है NCBC को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 350 के B में आती है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो बेस था हमारा या फिर बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जितने भी बॉडीज़ दी हैं, मेंशन की हैं, वो सारी एक तो परमानेंट बॉडीज़ हैं और सतत है, मतलब सस्टेन्ड है वो। तो उनको ना तो उनको टच किया जा सकता है, और उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसमें बिना किसी आप कह सकते हो कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप डी-शेप नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये वो बॉडीज़ हैं जो कि एज इट इज़ ही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चाहे आप फाइनेंस कमीशन ले लो, आर्टिकल 280 से 281 है, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लो, आर्टिकल 324 से 329 है, चाहे यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो, आर्टिकल 315 से 323। उसके बाद NCSC आर्टिकल 38, NCST आर्टिकल 38A, NCBC आर्टिकल 350B। सो ये है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले लो, चाहे CAG ले लो, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ले लो। तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं या वैधानिक निकाय हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में के बाद जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें जो कुछ बॉडीज़ ऐड की गई। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा जो पार्लियामेंट के थ्रू इनको लाया गया है, लेजिस्लेचर के थ्रू लाया गया है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, वैधानिक निकाय कहा जाता है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बॉडीज ड्यू टू देयर फंक्शन क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो एक्ट लाए जाते हैं उसके थ्रू इनको लाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, तो स्टैट्यूटरी बॉडी सिंस स्टेटस आर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। सिंस द बॉडीज डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम स्टैट्यूट्स, और लॉ से अपनी पावर डिराइव करती हैं, इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है या कानूनी या वैधानिक निकाय कहा जाता है। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया, तो ये कुछ लिस्ट है जिसके एक्ट मैंने आपको सामने दिए हुए हैं, ताकि आपको इजी रहेगी ये जो टेबल है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको खुद से सर्च करना आना चाहिए।
बिकॉज कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें खुद से बनाना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ जो भी आसान तरीका है जो मैंने अपनाया था और मुझे काफ़ी हेल्प हुई कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें रिटेन हो पा रही हैं। तो रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवाइज करते रहोगे तो ये रिटेंशन आता चला जाएगा। सेबी की बात करते हैं। एक्ट आर्टिकल 1992 में आया था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, 1993 में आया है ये। उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, सो NCW और NCM माइनॉरिटीज़ के लिए जो कमीशन है 92 में आया था, और वुमेन्स के लिए 90 में आया था, 1990 में। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो सॉल्व करना, और उसके रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हो कि लॉज वगैरह बनाना और कितना काम उस पर हो रहा है उसके बारे में बात करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। NGT लास्ट ईयर न्यूज़ में भी रहा था, तो NGT के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक एक टॉपिक इसमें से जो हैं वो मैं कवर करवाऊंगी। तो जो न्यूज़ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको पैरेलली बोल रही हूँ कि PT 365 भी आप अच्छे से कवर करिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIAD की बात करते हैं। जैसे आज जब हमारा आधार कार्ड आया था, और उसके अलावा जो उसके बेनिफिट्स है 2016 में आया है, तो ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी हमें पता चलनी चाहिए। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, 2003 में आई है ये, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जितने भी आसपास के रीजन है, उसके लिए 2020 में जो पॉलिसी आई है। आजकल एक काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है नॉइज़ पोल्यूशन को लेके, जो भी अजान होती हैं तो उसके लेके मुंबई में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो आप इंटर रिलेटेड हैं पोल्यूशन को लेके, और ये सारी चीज़ें जो भी न्यू एक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो। अगर उसके बाद बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2005 में जो भी NPCR काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और NPCR को लेके भी द हिंदू में बहुत आर्टिकल्स आए हैं लास्ट ईयर। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था उसके बाद जो बच्चे अपने पेरेंट्स जिन्होंने खो दिए हैं, मम्मी और पापा दोनों, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। तो NPCR और 2005 की जितने भी प्रोटेक्शन राइट्स वगैरह हैं वो काफ़ी एक्टिवली देखा गया, और उसको देखा गया है कि उनकी पढ़ाई का प्रधानमंत्री जी ने उनकी पढ़ाई वगैरह के खर्चे के लिए जो भी फंड वगैरह एलोकेट किया है उसके बारे में बात की गई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो CA एक्ट 2002 की बात करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड है ये। और उसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987, तो ये एज सच इतना न्यूज़ में नहीं रहा, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड नबार्ड की बात करते हैं, तो नबार्ड 1981 में आया था। तो ये सारी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, एंड इसके जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं आप सर्च कर सकते हो। ये टॉपिक कुछ मैंने जो गूगल से लिए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से अपनी प्रॉपर सॉफ्ट कॉपीज़ बना सकते हो। उसके बाद अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करते हैं, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे RBI हुआ, तो प्रॉपर जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो पॉलिसीज़ होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ अभी रिसेंटली चेंज हुई है, जो रेपो रेट में चेंज किया है 4.4 2018 से पहली बार चेंज हुआ है। और जो इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी में, तो वो काफ़ी न्यूज़ में है अभी। तो इकोनॉमी में जब हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगी कवर करने का, तब आप इसमें कवर करिएगा। तो अगर हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की, so these are some regulatory bodies are independent, which means they are independently of a branch independent of any branch of the government। तो independently work करती हैं। सबसे पहली बात तो ये, they are set up टू एनफोर्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को लेके, स्टैंडर्ड मेजर्स को लेके डील करती हैं। चाहे आप जैसे NBFC नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसके अलावा जो आपने BCCI हुआ,
क्रिकेट के लिए है, BIS हॉलमार्क्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो गोल्ड वगैरह के लिए भी है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसके अलावा TRAI है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं, जैसे IRDA है, सारे इंश्योरेंस वगैरह का जो भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी नई कंपनीज होती हैं क्लेम वगैरह करनी उसके लिए। उसके अलावा RBI तो हम जानते ही हैं, इट इज़ अबव ऑल फॉर इकोनॉमी, जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं PFRDA पेंशन के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो है NHB है, टेलीकॉम एंड टैरिफ्स के लिए बात करते हैं तो TRAI है, और फिल्म एंड सर्टिफिकेशन के लिए आपने देखा होगा कि सेंसर बोर्ड का ये या सेंट्रल बोर्ड का ये चल गया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फूड सेफ्टी के लिए जो है फसाई है, और स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन के लिए BIS हॉलमार्क है, जैसे गोल्ड और सिल्वर के लिए दिया जाता है। और क्रिकेट के लिए BCCI है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जैसे आपने बात की क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब वो प्रधानमंत्री से है सीधे सीधे, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई हैं, बट ये जो बॉडीज़ हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा भी एस्टेब्लिश नहीं की जाती, बट अगर ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के एक्शन के लिए और जितने भी एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, जैसे नीति आयोग हुआ, तो उसके लिए जो बनाई जाती है तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, उसके बाद आपका नीति आयोग है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करो, जुडिशल बॉडीज़ हैं जैसे, तो ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो गई। जुडिशियल बॉडी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं, तो ये हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। क्वासी जुडिशियल बॉडी की बात करते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि अर्ध न्यायिक कह सकते हो इसमें। तो अर्ध न्यायिक में जैसे हुआ, दे आर एडजुडिकेट एंड डिसाइड पेनल्टीज ऑन द गलती, जैसे कुछ कुछ पेनल्टीज की जाती हैं ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन के लिए। जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी में जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, उसके बाद ट्रस्ट और मनी मैटर्स के लिए, उसके बाद कंडक्ट रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट है, और लैंड यूज, जोनिंग, पब्लिक स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो आ रहे हैं सबसे ज़्यादा NGT काफ़ी न्यूज़ में रहता है एनवायरनमेंट की वजह से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है CIC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जितने भी आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन राइट्स को लेके या विमेन राइट्स को लेके NHRC जो है काफ़ी एक्टिव रहता है। बहुत सारे NGOs हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं या सेबी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हर जो भी सेगमेंट्स है उसमें आती है। NGT तो जो हुआ क्वासी जुडिशियल बॉडी में है, NGT के बारे में दिया हुआ है PT 365 में भी, तो हम ये ज़रूर कवर करेंगे। NHRC के बारे में भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और क्वासी जुडिशियल में भी आती है। तो ये जो था हमारा इसके बारे में था, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ थी, उसके बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। तो ये जो नोट्स हैं आप खुद से सर्च करिए, आप खुद से अपने जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ताकि ये आपको आगे जाके आपको इधर उधर भागना ना पड़े। जब आपको रिविज़न करना हो तो ये आपके पास रेडी होनी चाहिए। सो आप अपने जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रॉपर फोल्डर और फाइल्स ले लीजिए। तो जैसे आप पॉलिटी के बना रहे हो तो पॉलिटी की फाइल में रखिए, हिस्ट्री का बना रहे हो तो हिस्ट्री की फाइल में रखिए, तो आपके लिए इजी होगा। सो टिल देन स्टडी करिए अच्छे से, कोशिश करिए जितना, बिकॉज हम ये एग्ज़ाम टफ है बट हमें हार नहीं माननी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊँ। आपको भी मैं, आपके लिए भी मैं उतनी ही शिद्दत से जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो आप लोग तो आपको बेनिफिट मिले। बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं मैं उसी को लेके ही हमेशा जो भी डेटा होता है वो बताती हूँ, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बिकॉज
मैंने जो भी एजुकेशन, जो भी मेहनत है, बिकॉज आई हैव डन इट ऑन माई हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट. तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर ये बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज करंट सिनेरियो में जो है लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, या लोग यूट्यूब को इतना ज़्यादा इस तरीके से यूज़ नहीं करते थे, बस इस फ़नी वीडियोज़ एंड ऑल उसके लिए. बट आजकल एजुकेशन में प्रॉपरली आप कह सकते हो कि क्रांति आ गई है. तो मैं भी उसी तरह से कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज हर किसी के घर में जाके पढ़ाना तो मुश्किल है, बट ये है कि हाँ, जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैं ईजिली आपको समझा सकती हूँ, बिकॉज लक्ष्मीकांत में भी चीज़ें दी गई हैं, बट आपको कितनी समझ में आती है, मैटर ये करता है. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसको ईजिली एक्सप्लेन किया जाए. तो ये एक टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट में अगर आपको कवर कर रहे हो, और आप इसको डबल की या 1.5 की स्पीड में देखते हो, तो 6-7 मिनट में एक आपको टॉपिक तैयार हो रहा है. तो आप अपने टाइम की वैल्यू करिए, ऑथेंटिक सोर्सेज की वीडियोस देखिए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ शेयर with your friends these videos and subscribe the channel के ताकि आपको जो भी notifications आते रहें. Till then, thank you so much. Bye bye.